हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलो, आप कैसे हो? बढ़िया। चलो, आज हम आपके लिए लाइनमैन भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो लेके आया हूँ सॉल्यूशन के सहित। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के होल्डर की BIS के अनुसार ग्राउंडिंग के लिए सिफारिश की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट होल्डर होता है, उसकी BIS के अनुसार ग्राउंडिंग की जाती है, यानी कि अर्थिंग की जाती है। फिर है, NE कोड के अनुसार सुरक्षात्मक अर्थी कंडक्टर का रंग कोड क्या है? प्रश्न नंबर 2 का आंसर है हरा। आप सभी को पता है जो अर्थिंग का कलर कोड होता है वह हरा होता है और जो ब्लैक होता है वह न्यूट्रल के लिए होता है। स्टील टावर की स्पान लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका उत्तर है 100 से 300 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 4, AC जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि मापने का उपकरण दिखाया गया है, आप सभी जानते हुए SWG होता है। उत्तर देखते हैं, देखिए किस में है इसका उत्तर। ये रहा, इसका उत्तर है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ऑप्शन नंबर बी देख लो भाई, स्टैंडर्ड वायर गेज। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि SWG का पूरा नाम बताइए, तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड S वायर WG का गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का पूरा नाम हो गया। और SWG के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ। यह स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जो तारों की गेज को मापने काम आता है। इसकी जो रीडिंग होती है 0 से लेकर 36 तक होती है। आपने सीलिंग फैन या छत के पंखे का वाइंडिंग के बारे में सुना होगा, उसकी जो वाइंडिंग का गेज होता है वह 36 होता है नॉर्मली। याद रखना, आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में सीधा सीधा। प्रश्न नंबर 6 है, DC आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? सभी जानते हैं कि DC की कोई आवृत्ति नहीं होती है, 0 होती है। ध्यान रखना, हमेशा 0 हर्ट्ज होती है DC की आपूर्ति। और आपको अगर AC की आपूर्ति की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछ लें तो AC की 50 हर्ट्ज होती है, DC की 0 होती है, याद रखना। घरेलू स्थापना में GI अर्थ तार का मानक आकार क्या है? तो जो घरेलू के अंदर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पर कितना अर्थ का तार यूज किया जाता है? 14 SWG। कितने का किया जाता है? 14 SWG। नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। यदि 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रृंखला में जुड़े हो तो कुल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो यह है कुल कैपेसिटी ज्ञात करने का ऑप्शन नंबर सी, C बराबर C1 C2 C3 बटा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 9, बेकार जो बायोगैस बिजली संयंत्र के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताओ। पुरुषों और पशुओं के द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए। और जो बायोमास या बायोगैस जो गैस निकलती है वह मीथेन होती है, याद रखना भाई। कौन सी गैस निकलती है बाहर? तो मीथेन गैस निकलती है। केबलों को इंसुलेट और होल्ड करने के लिए किस एसेसरीज का उपयोग किया जाता है यदि वे नियंत्रक पैनल में होल या ड्रिल किए गए छेद से गुजरते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ग्रोमेट, ऑप्शन नंबर सी 10वें का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किस जनरेटर में शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों उपलब्ध होती है? सभी जानते हो कंपाउंड जनरेटर होता है। प्रश्न नंबर 12 देखो, कौन सा मीटर इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये एनर्जी मीटर होता है। जो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वह एनर्जी मीटर होता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कौन सा सूत्र 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेज वोल्टेज का ऑप्शन नंबर ए, VP बराबर VL बटा √3। VP क्या है यहाँ पर? फेज वोल्टेज। VL क्या है? लोड वोल्टेज। और √3 हो जाएगा बट्टे में। नेक्स्ट प्रश्न है 14, किस प्रकार का AC ट्रांसमिशन सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? 3 फेज 3 वायर। किस प्रकार का AC ट्रांसमिशन सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो 3 फेज 3 वायर,
ये यूज किया जाता है भाई। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, सीधा सीधा आ जाता है, याद रखना भाई। बाएं हाथ के नियम में उंगलियों के बीच के कोण का मूल्य क्या होता है? आप सभी को बताया हुआ है। तीनों उंगलियों के बीच तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे के बीच में हमेशा समकोण पर रहती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। समकोण बोल दो या चाहे 90 डिग्री बोल दो, एक दूसरे को समकोण पर। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, जो ये क्वेश्चन है, ये मैंने जो कल मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, जो टॉपिक था अपना टूल्स, उससे रिलेटेड पर्सन है ये मैंने उसे टूल्स वाले टॉपिक्स में पढ़ाने के बाद में जो 10 पर्सन लेके आया था, उसमें ये मैंने पर्सन दिया था। देख लो, आपको मतलब मेरे को अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सन इस तरह से भी आ जाता है। बिल्कुल सीधा सीधा पर्सन उठाया हुआ है कि ये पर्सन नंबर 16 है, उपकरण का नाम बताना है। तो आप सभी जानते हैं उस उपकरण का नाम क्या है? साइड कटिंग प्लायर है। और साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर या डायगोनल प्लायर भी बोलते हैं। साइड कटिंग प्लायर बोल दो चाहे डायगोनल प्लायर बोल दो। देख लो भाई, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यदि हमारी यूट्यूब पर क्लास है जो टूल्स वाला चैप्टर नहीं देखा है, वह आप भी जाकर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्लास है। उसमें मैंने टॉपिक समझाने के बाद में उसमें 10 क्वेश्चन टॉपिक से संबंधित बनाकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बना के और समझाए हूँ आपको। अच्छा कंटेंट है, वो देखना एक बार जाके। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा फैक्टर कैपेसिटर के मान के विपरीत अनुपातिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है 17वें का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 18 पे। कंट्रोल पैनल वायरिंग में संयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो यह है केबल वाइंडिंग स्ट्राफ। इसका उत्तर हो जाएगा केबल वाइंडिंग स्ट्राफ। प्रश्न नंबर 19 है, सेकेंडरी वितरण की वोल्टेज श्रेणी कौन सी है? तो आप सभी को पता है 415 वोल्टेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है? तो रिलक्टेंस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। जो अननोन रेजिस्टेंस होता है ना, अज्ञात मान का प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज यूज किया जाता है। तो इसका अंग्रेजी देख लो, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, पावर लोड में इस्तेमाल अर्थ कंडक्टर का आकार क्या है? जो पावर लोड में इस्तेमाल अपन अर्थ कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो कितने SWG का होना चाहिए? 8 SWG का। इसी में एक प्रश्न आया है होम के लिए, ठीक है, घरेलू कार्यों के लिए, तो वहाँ पर करते हैं 14 SWG, और जो पावर लोड में करते हैं वह करते हैं 8 SWG। याद रखना, एग्जाम में ये कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चन आता ही है, बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार। प्रश्न नंबर 22 है, सोल्डरिंग आयरन बिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तांबे का यूज किया जाता है, कॉपर का। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि जो सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है वह किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है, कॉपर की। नेक्स्ट प्रश्न है 23, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको बता देता हूँ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। इसको अनन्य प्रेरण भी कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में अर्थ दे रखा है पारस्परिक प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद रखो आप तो अंग्रेजी में, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदी टाइपिंग होती है, प्योर हिंदी आती है तो वो समझ में नहीं आती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की टेक्निकल वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखो, लीड एसिड बैटरी में अक्ष रूप जो दर्शा रहा है वो क्या है? देखो यहाँ पर अक्ष रूप दर्शा रखा है, तो इसको अपन कहते हैं पोस्ट टर्मिनल। मतलब ये क्या है? पोस्ट टर्मिनल है। धनात्मक और ऋणात्मक दो टर्मिनल लिख करते हैं ना बैटरी के अंदर, तो ये है पोस्ट टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, तार के जोड़ का नाम बताना है। सभी जानते हैं इस जोड़ का नाम क्या है? यह है नोटेड टेप जॉइंट। यह है नोटेड टेप जॉइंट। देखो ये टी जॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तरफ इस तरह से हैं और एक तरफ ये देखो, तो इसको टी जॉइंट नहीं कह सकते। यह है नोटेड टेप जॉइंट। प्रश्न नंबर 26 है, किस जनरेटर में वोल्टेज विनियमन का बहुत अधिक मान है? तो सीरीज जनरेटर होता है, उसमें वोल्टेज विनियमन का मान ज़्यादा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 27, किस सिद्धांत पर अर्थ टेस्टर काम करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, कंट्रोल पैनल में ओपन सर्किट फॉल्ट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है मेगर के द्वारा ओपन सर्किट का फॉल्ट पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मेगर को हम इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 29 देखो, कौन सी मशीन विद्युत शक्ति की यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन करती है? यानी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में कौन परिवर्तन करती है? डीसी मोटर हो जाएगा इसका उत्तर। भाई जब आप हमारे वीडियो देखते हो ना यूट्यूब पर, तो आप है ना इसकी फुल स्क्रीन कर लिया करो, जिससे क्या है वीडियो पूरा आपके मोबाइल पर आ जाना चाहिए, फिर आपको अच्छा दिखेगा, है ना। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखा करो, जिससे कटेगा नहीं आपका वीडियो। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30 पर। पैनल बोर्ड में प्रवेश करने वाली गंदगी, पानी और कीड़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुशिंग का नाम क्या है? ग्रोमेट। ग्रोमेट। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? सभी जानते हो, यह रेजिडुअल करंट से सुरक्षा करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल करंट। और ईएलसीबी का पूरा नाम क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी अर्थ, एल यानी सर्किट, अर्थ लीकेज, एल यानी लीकेज, सी यानी सर्किट, बी यानी ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी का पूरा नाम होता है, और इसका उद्देश्य होता है रेजिडुअल करंट से सुरक्षा, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल करंट। अब देखो प्रश्न नंबर 32 है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आउटर डायमीटर इन mm, जो बाहरी व्यास होता है उसका mm में चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? आप सभी जानते हो माइक्रोमीटर ये दिया हुआ है। अब इसका आपको पाठ्यांक नोट करना है। तो पाठ्यांक नोट कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पर ये जो माइक्रोमीटर होता है, इसमें एक तो होती है मेन स्केल, जो मेन स्केल तो ये है, और एक होती है थिम्बल स्केल, ये होती है। तो अब आप इन दोनों को देख लो, मेन स्केल और थिम्बल स्केल, ये तो आ रखी है आपकी 4 पर, ठीक है, और ये दर्शा रही है आपकी 5 पर। तो 4.55 ऑप्शन में उत्तर दे रखा है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 4.55। ठीक है, देख लो भाई आराम से, समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 34 देखो, कौन सा रिचार्जेबल सेल है? मतलब एक बार चार्ज करने के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वापस उसको चार्ज कर सकते हैं। जो प्राइमरी सेल होते हैं वो तो यूज एंड थ्रो होते हैं, और जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनको एक बार चार्ज कर लिया जाता है, फिर डिस्चार्ज कर लेते हैं, मतलब यूज में लिया जाता है, बाद में वापस उसको चार्ज कर लिया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी होती है वह रिचार्जेबल ऑप्शन है, उदाहरण बी, इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर देखो प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर जो 35 है उसमें एनवीसी का पूरा नाम बताना है। तो सभी जानते हो नो वोल्ट कोयल। एनवीसी का पूरा नाम क्या है? नो वोल्ट कोयल। आपने सुना होगा स्टार्टर का नाम, स्टार्टर का पार्ट सही है एनवीसी कोयल। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यह है फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? फोटोवोल्टिक सेल। जो आजकल जो सौर ऊर्जा चल रही है, सोलर पैनल चल रहे हैं, उनमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। सेलों को श्रेणी में क्या जोड़ते हैं? सेलों को श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं? इसका कोई कारण होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। जो सेल होते हैं उनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। वीसीबी का पूर्ण रूप कौन सा है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वीसीबी का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एम के एस प्रणाली में एम का अक्षर क्या दर्शाता है? मीटर दर्शाता है। एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकेंड है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल। मैंने बताया था, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों का एक ही एसआई इकाई होती है, जूल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 3 देखो, ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? एक तो होती है ब्रिटिश, एक होती है मेट्रिक।
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है अपने को ब्रिटिश, ब्रिटिश में 746 होती है। और बात आ जाती है अगर 1 मीट्रिक है तो 1 मीट्रिक में होती है 735.5 वाट। ठीक है। अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 746। और अगर आपको यही प्रश्न पूछ ले कि मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं तो 735.5 वाट होते हैं। याद रखना भाई, ध्यान रखना। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी है। तो आप जानते हो सभी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 10 गुणा 8 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो आप सभी जानते हो पेरस मेटल में होता है, लोहा धातु में। प्रश्न नंबर 6 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से होते हैं? फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न। ठीक है। तो ये थी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर ज़रूर कर दो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह से प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आएंगे। जब तक आप हमारे IT मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बने रहे हैं। अगर आप लाइनमैन भर्ती या टेक्निकल रेलवे LP की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार जुड़े रहें। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करके और कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चनों को ही लेकर सॉल्यूशन करवाते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, पढ़ो वहीं से जो सिलेक्शन दे, पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद दोस्तों।